बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से और ख़ातमुन नबीयीन के पाक नाम से। दोस्तों, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक यकीन की किताब पे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का एक टॉपिक, ख़ास टॉपिक है। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पर्सनैलिटी जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका बहुत नाम रहा है, बहुत दबदबा रहा है और उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद भी की है। अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास पॉजिटिव वे में उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन अगर उनको डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उनके पाकिस्तान पर बहुत बड़े एहसान है। मैं बात कर रहा हूँ सेठ आबिद साहब, जिनको पाकिस्तान की दुनिया का जो ब्लैक मार्केट है, जो गोल्ड की जो मार्केट है, ब्लैक यानी स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। और अक्सर लोगों का ये भी मानना है कि दाऊद इब्राहिम, जो कि इंडिया के इस वक्त भी बहुत बड़े डॉन और इंडिया के अखबारात में और इंडिया के बहुत सारी ऐसी जो न्यूज़ चैनल है उन पर अभी भी लोग उनके खिलाफ बात नहीं करते। इतना बड़ा दौर इस वक्त, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इतना लोग खुल के सामने आ रहे हैं, फिर अभी भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ वैसी क्रिटिसिज्म या वैसी तनकीद नहीं की जाती जैसी जिस तरह उन्होंने इंडिया की नाक में दम किया हुआ। ये भी माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम की जो इंडिया में जो गोल्ड की स्मगलिंग है या जिस तरह की भी स्मगलिंग है, उसके पीछे भी सेठ आबिद का हाथ है, यानी उसको स्टार्ट करवाने में। और सेठ आबिद की सपोर्ट से दाऊद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा इस मार्केट में एंटर होने की, ये बात को भी माना जाता है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें दाऊद इब्राहिम की थी जिसमें स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सेठ आबिद के साथ जोड़ा जाता था। अब सेठ आबिद ने पाकिस्तान पे जितने एहसान किए, अब किस तरह के एहसान है, एक ख़ास यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि जो सेठ आबिद साहब है, पाकिस्तान की अर्ली 60s, 70s और 80s के बेताज नामवर शख्सियत में एक है। बेताज बादशाह कह लें स्मगलिंग की दुनिया में। और उन्होंने ब्लैक से बनाया, इतना पैसा था कि उनके बारे में मुख्तलिफ बातें कही जाती थी। सबसे पहली बात उनके बारे में ये कही जाती थी कि वो पाकिस्तान को 10 दफ़ा भी ख़रीद सकते थे। ये उस वक्त की बात है जब 70s, 80s में तब लोगों की 500 या 600, 1000 रुपया तनख्वाह को भी अच्छी तनख्वाह समझा जाता था। और उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी और पाकिस्तान की हर तरह के जर्नलिज्म में भी, हर चीज़ में। जो लोग ब्लैक मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, स्मगलिंग की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी किस्म के माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हाथ हर जगह पे होते हैं। चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई भी यानी कोई ऐसी ख़ास जगह हो, कोई रीजन हो, उनके हाथ हर जगह पे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कि हर हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं पैसों के लिए। चाहे वो किसी का कत्ल करना हो, तो ब्लैक मार्केट के लोग हमेशा अपना लोहा मनवा के रखते हैं और अपनी अना के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। इस वक्त पाकिस्तान पे जितना कर्जा है, वो असल कर्जे की वजह यही है कि पाकिस्तान पिछला कर्जा चुकाता नहीं है और उसी कर्जे को चुकाने के लिए मजीद कर्जा ले लेता है। और ये सिलसिला काफी देर से चला आ रहा है कि हमारे पास निजाम चलाने के पैसे नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा सबसे पहले कर्जा ही लेती है और IMF के फजलो करम से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, दस्ते शफकत से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसी तरह ही चलती है जिस तरह इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उसी तरह चलती है जिस तरह बाकी गवर्नमेंट चली है। हाँ, एक लीडर इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने खजाने में बहुत सारी रकम छोड़ी थी, वाहिद लीडर है और वाहिद ऐसी गवर्नमेंट उनकी आई, बिजली सस्ती की थी। ये किसी लीडर में ऐसी गवर्नमेंट, ये यार हमेशा किसी ने बिजली बढ़ाई ही है, लेकिन उन्होंने भी IMF के दस्ते शफकत से ही काम शुरू किया था। अब ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है। मैं तो पर्सनली उनका क्रिटिक इतना बड़ा नहीं हूँ। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब सेठ आबिद की हम बात कर रहे थे, जो ब्लैक मार्केट के स्मगलिंग के लोग होते हैं वो बहुत बड़े अपने नाम, उनके पास जो पैसा होता है वो अनगिनत होता है, वो पैसे की कोई शुमार नहीं होता। जो ब्लैक का पैसा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको वो हमेशा गिराना या किसी चीज़ पे जिसे कहते हैं ना डोल देना या ज़ाया करना, वो हमेशा नज़र आता है, चीख चीख के बताया जाता है। अगर आपने छोटी सी मिसाल अगर इस दौर में लेनी है ना, तो आप लोग देखते हैं आजकल जहाँ डांस पार्टीज होती हैं, महक मलिक की आप कोई भी वीडियो सर्च करके देखें तो जहाँ पे वो डांस कर रही होगी महक मलिक, वहाँ पे जितना पैसा लुटाया जा रहा होगा ना, वो कोई भी शरीफ घर आने का शरीफ घर नहीं होगा जहाँ पे उसके इतना ऊपर इतना पैसा लगाया जा रहा होगा। जफर सुपारी एक दफा बता रहे थे कि मैंने 30-40 लाख रुपया उसमें उड़ा दिया था उसके डांस पे। तो ये 30-40 लाख रुपया मेरा नहीं ख्याल कि कोई वाइट तरीके से इतना आया होगा, कोई मेहनत मजदूरी करके। जो ब्लैक का पैसा होता है बहुत ज्यादा होता है। सेठ आबिद साहब ने जो 2002 में पाकिस्तान का कर्जा जब इतना ज्यादा था, ये 2002 में कुछ लोग का ये भी मानना है कि ये बात उन्होंने 90s में भी कह दी थी, 95-96 में भी, कि पाकिस्तान पे जितना भी कर्जा है, ये बात वेरीफाइड है, काफी देर से पाकिस्तान पे कर्जा चलता आ रहा है। क्योंकि 90s में ना कुछ मिली जुली गवर्नमेंट से नवाज शरीफ और
बेनज़ीर बारी बारी आने जाने की कोशिश कर रहे थे। 2000 में ये मुशर्रफ साहब के दस्ते शफ़क़त था मुल्क पे, वो भी IMF पे ही था की वजह से था। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी कर्जे को देखते हुए कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता हूँ लेकिन नोटों पे मेरी तस्वीर लगा दी जाए। अब ये उन्होंने कुछ इक़्तिदार और ताकत के नशे में बात की थी, लेकिन अगर कर्जा उतर जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। मतलब बैठ के बात कर लेते, कोई एक आधे नोट पे लगा देते, लेकिन कर्जा उतर जाना चाहिए था, ये मुल्क के लिए अच्छी था। पैसे की अगर हम बात की जाए, जो ब्लैक लोगों के पास पैसा होता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। मतलब आइसबर्ग जो हमें पहाड़ की चोटी एक नज़र आ रही होती है, छोटी सी चोटी होती है, जो नीचे उसका पहाड़ होता है, पहाड़ की गहराई में जितनी जगह पहाड़ ने ली होती है उसका तो हिसाब ही कोई नहीं होता। यही चीज़ हमें ब्लैक मार्केट के लोगों में नज़र आता है। मतलब पैसा जो हमें नज़र आता है वो बहुत थोड़ा होता है। जो पैसा वो हमें दिखाते हैं वो इसी तरह होता है, जो उनके पास होता है उसकी इंतहा कोई नहीं होती। इन लोगों के बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा जायदादें होती हैं। इंग्लैंड, लंदन जैसे एलीट शहरों में, पेरिस जैसे एलीट शहरों में, न्यूयॉर्क वगैरह में इनके बड़े बड़े घर, पेंट हाउसेस वगैरह होते हैं, जो कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस वक्त में, यानी अर्ली 90s में बहुत बड़ी रकम होती थी ये चीज़ें, और उस वक्त में इनके पास इतना पैसा होता था। तो एक और उनका बड़ा मशहूर वाक़या सेठ हामिद साहब का, एक दुबई में, हाँ ये भी दुबई एक अयाशी का अड्डा है, बहुत सारे लोग उधर आते जाते हैं पैसा ज़ाया करने के लिए। अयाशी बहुत ज़्यादा दुबई में की जाती है, मतलब अमीर लोगों के लिए वो एक जन्नत समझी जाती है दुबई। तो दुबई के एक शेख, किस एंगल से हम बयान करें, जिनको ना फ़लस्तीन में बहता हुआ खून नज़र आ रहा है ना कुछ नज़र आ रहा है, उनके शेख जो कि हमेशा जुए के नाम से ही जाने जाते हैं और किसी भी मार्केट में, उनसे जब जुआ हार गया था ये सेठ हामिद, 4 से 5 करोड़ की एक रकम थी जो एक रात में ये हार गए थे सेठ हामिद साहब। तो जुए का पैसा ऐसे ही चलता है। उन्होंने कहा था कि अब तुम कैसे सरवाइव करोगे दुबई में। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि दुबई में तो ये पैसा हो, इतना हो तो तुम अच्छे से रह सको जिस तरह तुम्हारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल है, तो अब ये पैसा तुम हार चुके हो, कितना सर्वाइव करोगे। और सेठ हामिद ने एक सिगरेट का एक कश लगाया था उसी शेख के सामने बैठकर और कहा था ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ये बिल्डिंग भी मैं इस वक्त खरीद सकता हूँ। मतलब इतना पैसा ब्लैक मार्केट के लोगों के पास होता है। अब सेठ हामिद को जो नाम जोड़ा जाता था वो गोल्ड की स्मगलिंग के हवाले से जोड़ा जाता था, और गोल्ड इतना ज़्यादा था कि उस वक्त का भी दुबई वो काफ़ी मतलब अपने टिप्स पे रखते थे। दुबई के बहुत ज़्यादा लोग उनके शेखों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और दुबई पूरी दुनिया को उस वक्त कतर, ये जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये ऑयल प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा इन था। तब तो इलेक्ट्रिक कार्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अब ये जो सारी बातें इस वक्त, और पाकिस्तान पे जो उनका बहुत बड़ा स्थान है वो ये है कि जब पाकिस्तान एटमी बम, पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था एटमी बम बनाने की, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फैसला किया था कि इसको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जब एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा धमकियाँ मेज़ लहजा हो गया था इंडिया का, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से जो वो आज भी करता है। तो उस वक्त सेठ हामिद साहब से कहा गया था कि यूरेनियम जो एक ख़ास मेटल है, धातु है, जिससे एटॉमिक बम बनता है, तो ये उन्होंने स्मगल करके पाकिस्तान को पास पहुंचाना है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे इतनी पाबंदियां हमेशा से लगाई, या आज भी वो एक कागज़ के टुकड़े के जरिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरा देते हैं। साइफर के मामले में जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है, हम सब ने देखा है। सेठ हामिद साहब ने ये काम सर अंजाम दिया था। फिर इसके बाद सेठ हामिद साहब की जो जितनी लाइफ थी उसमें उन पर केसेस भी नहीं बनाए गए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनके साथ मतलब उनकी नज़रों में रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला बंदा और कुछ भी कर सकता है। इलेक्शन के दिनों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनसे 5 करोड़ रुपया पार्टी फंड मांगा था, लेकिन सेठ हामिद साहब ने देने से इनकार किया था। वो उनकी गवर्नमेंट के ओपोनेंट थे, अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। तो उन्होंने जब इनकार किया तो सेठ हामिद साहब की एक ही बेटी थी नुसरत शाहीन, और उसको लाहौर में उन्होंने अगवा कर लिया था, उसमें केसेस भी बनाए थे। तो सेठ हामिद के जितने कारिंदे थे लंदन में उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो पढ़ रही थी, लंदन की एक यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रही थी, उनको वहाँ पे अगवा कर लिया गया था। मतलब आप इमेजिन करें कि लंदन इस वक्त तो यानी दुनिया की अमीर तरीन जगहों में से, शहरों में से एक है, और आज भी मतलब इतना नाम है, तब भी इतना ही नाम था कि लोग वहाँ पे पढ़ने जाते थे, और पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी, प्राइम मिनिस्टर की बेटी वहाँ पे पढ़ रही थी, और उसको वहाँ पे अगवा कर लेना, तो इस बंदे की पहुँच कहाँ पे होगी। हम लोग जितना मर्जी उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन उनका ये वाक़या पाकिस्तान पे एक एहसान रहेगा जो उन्होंने यूरेनियम प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, चाहे जिस तरह मर्जी किया, और ये एक गैरतमंद लीडर और बहादुर इंसान की निशानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।